नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, सीटेट 2020 की तैयारी करने के लिए हम लोग, आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी आप लोग के डिमांड पे ये शुरू किया गया है। तो आपको पता है कि 2018 के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम लोग चाइल्ड पेडागोजी और मैथ पेडागोजी को हम लोगों ने देख लिया है। अब आज हम लोग ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ईवीएस के प्रश्नों में आपको पता है कि 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें 15 कंटेंट के होते हैं एनसीईआरटी के, और 15 जो है ईवीएस पेडागोजी के होते हैं। तो आज हम लोग ईवीएस कंटेंट वाले प्रश्न देखेंगे। 15 प्रश्न होते हैं, उन सभी 15 प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद सेकेंड इसका पार्ट आएगा, उसमें जो हम लोग ईवीएस पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं हम लोग प्रश्नों पे। हमारा पहला प्रश्न ईवीएस का तो 18 दिसंबर पेपर का, गोलकोंडा किला किसने बनवाया है? ऑप्शन है चालुक्य वंश, ऑप्शन बी है काकतीय वंश, ऑप्शन सी है हमारा पल्लव राजवंश, ऑप्शन डी है चोल राजवंश। आपको एनसीईआरटी समरी भी जल्दी ही करा दी जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, चूंकि कंटेंट का प्रश्न है, आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी समरी करा दीजिएगा, आप कर लीजिएगा, या फिर आप लोग 3 से 5 तक का ईवीएस एनसीईआरटी का जो खुद देख लीजिए, अच्छा रहेगा। अगर नहीं देख सकते हैं तो एनसीईआरटी समरी आपको करा दी जाएगी, वैसे अगर समय रहा तो करा दी जाएगी वैसे, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काकतीय वंश जो है इन्होंने कराया है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन है 45 ग्राम, ऑप्शन बी है 5 ग्राम, ऑप्शन सी है हमारा 12 ग्राम, ऑप्शन डी है 18 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45 ग्राम, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये तो मैथ का प्रश्न है, इसमें कैसे दे दिया? तो ऐसा नहीं है, हर पेपर में ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपको आयतन पढ़ना है, ठीक है। आयतन पढ़ना है, आयतन के बारे में, तो आपको ऐसे टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। या फिर ऐसे नहीं दिया तो कम से कम एक ट्रेन वाला प्रश्न ईवीएस में दो। आपको मैप के बारे में समझना है, आपको ईवीएस पेडागोजी जब कराया जाएगा तो आप देखेंगे, तो आपको जो है मैप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैप के बारे में पढ़ना है तो एक मैप से क्वेश्चन देता है और एक रेलगाड़ी वाला प्रश्न देता है, ठीक है। ये प्रश्न एकदम फिक्स है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है भार, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो द्रव्यमान है हमारा, ये हमारा क्या, ये हमारा अदिश राशि जो है। अदिश राशि सदिश राशि किसको कहते हैं? देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि उसको कहते हैं, इसके बारे में सिंपल सा एक लाइन समझ लीजिए कि अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ जो है मात्रा हो, ठीक है, लेकिन उसमें दिशा ना हो। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरुत्वाकर्षण में आपको क्या, आपको दिशा, ये चीज जो है अदिश राशि, ये गुरुत्वाकर्षण सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि उसको कहते हैं? जिसमें परिमाण तो हो, यानी कि मात्रा हो, और उसके साथ उसमें दिशा भी हो। अब आप जैसे गुरुत्वाकर्षण में देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण में आपको होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण नीचे साइड में लग रहा है, या फिर किसी वस्तु पे किस दिशा से गुरुत्वाकर्षण पड़ रहा है, ये चीज़ें फिक्स होंगी, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये होगा कि दिशा निर्धारित होगा कि इस दिशा से लग रहा है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान है, द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता उसको। वस्तु जो चीज़ें उठाई गई हैं, ऐसा थोड़ा ना कि 20 kg का चीज़ उठाया गया है, 20 kg का वस्तु उठाया गया है उस पूरब की तरफ से या फिर पश्चिम की तरफ से, ऐसा थोड़ा ना होता है। सिर्फ 20 kg का वजन उठाया गया ऐसा बोला जाता है, वस्तु उठाया गया। लेकिन गुरुत्वाकर्षण में ये किया गया कि पूरब साइड से लगता है या नीचे साइड से लग रहा है धरती की तरफ से। तो ये चीज़ें जो है बाकी सारे दिशा वाले हैं। तो ये अदिश और सदिश में ये अंतर है कि अदिश में दिशा जो है नहीं बताया गया रहता है, और सदिश में जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सा एक मेथड है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ऑप्शन है हमारा पारभासी, ऑप्शन बी है पारदर्शी, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है अपारदर्शी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि अपारदर्शी। अब देखिए क्या है, आप सबको पता है, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पारदर्शी क्या होते हैं? कांच, जैसे कि उसका उदाहरण है, उससे जो है वैसे कांच जिससे जो है प्रकाश आर पार हो जाता है, पारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी अर्धपारदर्शी होते हैं, जैसे कि आप तेल लगा के कागज़ ये करते हैं, उससे किरणें थोड़ी सी गुजरती हैं, थोड़ी सी नहीं गुजरती हैं। तो वैसे चीज़ें जिससे, वैसी वस्तुएं जिससे किरणें थोड़ा सा जो है, प्रकाश किरणें थोड़ा सा गुजरती हैं, थोड़ा सा रुकावट पैदा करती हैं, तो वो पारभासी होती हैं। और अप अपारदर्शी जिससे बिल्कुल नहीं गुजर सकता, जैसे दीवार, लकड़ी, ये सारी चीज़ें अपारदर्शी होती हैं। अगले प्रश्न पे कोशिश कर रहा हूँ हल्का फुल्का आपको समझा दूँ, डिस्कस कर दूँ। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? ठीक है, ऑप्शन है 10 केजी, ऑप्शन बी है 60 न्यूटन, ऑप्शन सी है 10 न्यूटन, ऑप्शन डी है 60 केजी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 न्यूटन। अब देखिए क्या ये कह रहा है, यानी कि इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा समय लूँगा, आपको समझा देता हूँ। देखिए अब क्या अगर पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार भार क्या होगा, अगर चंद्रमा पे जो है उसका वस्तु 10 केजी, उस वस्तु का वजन 10 केजी है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, कभी भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 1/6 होता है चंद्रमा पे किसी वस्तु का वजन, 1/6 होता है पृथ्वी के वजन का। मान लीजिए आपका वजन यहाँ 60 केजी है, तो आपका वहाँ पे जो है 1/6 यानी कि 10 केजी होगा। ठीक है, अब आपको कभी भी ऐसे टाइप के, सिर्फ यही प्रश्न नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि जो है पृथ्वी पे जो है वजन इतना है, तो इसको उलट करके भी दे सकता है कि पृथ्वी पे आपका वजन 60 केजी है, तो चंद्रमा पे आपका वजन क्या होगा। या फिर ऐसे दे देगा किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पे इतना है, चंद्रमा का भार, तो चंद्रमा पे भार क्या होगा, या फिर चंद्रमा पे दिया है तो पृथ्वी भार क्या होगा। उसको उलट पलट करते रहता है, डेटा चेंज कर सकता है, बाकी प्रश्न ऐसा होता है। ठीक है, मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 1/6 कर देना है। अब आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, 10 केजी था, तो मल्टीप्लाई कर देना है 10 इंटू जो है 1/6, 1/6 कर देंगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? ऑप्शन है तापमान, ऑप्शन बी है सतही क्षेत्र, ऑप्शन सी है भार, ऑप्शन डी है दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतही क्षेत्र, इस पे जो है निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि विघटन दर, एक विलय है, मान लीजिए कि सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसका जो है सोल्यूशन में जो विघटन दर होता है, वो जो अलग अलग होते हैं, उसका जो है सतही क्षेत्र पर निर्भर करता है कि कितना जो है इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए एक संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन है समूह चर्चा, ऑप्शन बी है पोस्टर बनाना, ऑप्शन सी है हमारा बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन डी है कक्षा में बहस आयोजित करना। इसका सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है, सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने पोषित करने में मदद करना। अब देखिए क्या कह रहा है, पेडागोजी में, ईवीएस पेडागोजी में, या फिर आप ईवीएस में, मैंने बताया भी है, ईवीएस के पहले भी प्रश्न किया है। ईवीएस में कहा जाता है कि बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, किताबी दुनिया में सीमित नहीं करना, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अब ये कह रहा है कि पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त बनाया जाए, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा होगा? तो बच्चे को जब मान लीजिए एक पौधे को अपनाने को बोला जाएगा, वो अपनाएगा, उसका देखभाल करेगा, पानी देगा डेली, ठीक है, फूल आएंगे, समय समय पे उस पर रखा होगा, तो वो चीज़ें उसको संवेदनशील बनाएंगी पेड़ों के संरक्षण के बारे में, उनको जो है वो केयर करने लगेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखिए, अब इस प्रश्न को ऐसा नहीं समझिए कि एक बार पूछ दिया तो ऐसा प्रश्न पूछेगा, ऐसा प्रश्न पूछ देगा, ऐसा ही टाइप का ये प्रश्न नहीं पूछेगा, नाम वाम चेंज कर देगा, थोड़ा डिजाइन चेंज कर देगा। अब डिजाइन चेंज करेगा तो प्रश्नों का कैसा करेगा कि ये ऑप्शन दे देगा, अब कहेगा कि इसमें से कुछ अलग एक ऑप्शन अलग दे देगा, ठीक है, या फिर हाँ एक ऑप्शन को अलग दे देगा गलत सा, और उसका से दे देगा कौन सा सही है, 1 2 3, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 3 2 1, या ऑप्शन बी सिर्फ 1 और 2,
ऐसा करके दे देगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे देगा, आप कंफ्यूज। तो आपको बस ये समझना है कि आपको किसी भी बुक से ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ों से बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है जो बाहरी दुनिया से कनेक्ट करे। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोसी लोग पीड़ित हैं। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? नहीं है, फिर से ध्यान देंगे आप। ऑप्शन, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। ऑप्शन बी, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ऑप्शन सी है, इससे समुदाय को उन बीमारी को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित हैं। ऑप्शन डी है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। इससे जो क्या होगा, इससे समुदाय को उन बीमारियों से समझने में मदद मिली जिससे वो पीड़ित हैं। ये इसका एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली में चाइल्ड पैडागोजी का क्वेश्चन है, सॉरी ईवीएस पैडागोजी का क्वेश्चन है ये, और इसके ऊपर वाला पैडागोजी का क्वेश्चन था। ठीक है, खैर मैंने बोला था कि आपको 15 प्रश्न करा दूंगा, 15 प्रश्न इसके अगले पार्ट में आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा 69 प्रश्न है, आपातकालीन परिस्थितियों में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूद समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा करने के एलपीजी और इलेक्ट्रिक व्हील का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? अब दृष्टिकोण देखते हैं। ऑप्शन है हमारे अनुभवनात्मक अधिगम दृष्टिकोण। ऑप्शन बी है अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण यानी अन्वेषण दृष्टिकोण। ऑप्शन सी है मानवतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अन्वेषण दृष्टिकोण। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए जो कोई मैडम है, मान लीजिए प्रिया नाम की मैडम है, तो बच्चों के साथ उनके अनुभव पूछें। ठीक है, आपातकालीन परिस्थिति में बात करने के लिए उसके बारे में बात कर रही हैं, तो बच्चों के अनुभव पूछें। अब जब उनको आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली, सड़क दुर्घटना के बारे में अपने अनुभव बताएं। अब उसको जो है प्रश्न पूछें उससे संबंधित। ठीक है, उनके मौजूदा समझ जो उनके समझ है उसका आकलन किया। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने समाचार विज्ञापन, फिर एलपीजी और बिजली का बिल वगैरह का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है अन्वेषण करेंगे, आकलन करके खोजी जो है उनकी प्रवृत्ति होगी, खोजने की प्रवृत्ति विकसित होगी कि क्या तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सुरक्षा के बारे में। ये सारी चीज़ें करने के लिए वो खुद खोजने के लिए बाध्य होंगे, खुद इसके बारे में दृष्टिकोण विकसित करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन है हमारा बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है। ऑप्शन बी है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर जो है प्रदान करता है। ऑप्शन सी है हमारा कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन डी है यह सस्ता और सुलभ है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। यह जो है वास्तविक परिस्थिति में सीखने का जो है अवसर देता है, इसलिए समुदाय जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण अधिगम संसाधन है और शिक्षण है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए, अब इसको समझते हैं कि मान लीजिए जो समुदाय से आप कोई शिक्षक हैं, ठीक है, अब उनको पढ़ाना है कि जो है मान लीजिए कि परिवार के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, कि बच्चा जो है कैसा होता है, न्यूक्लियर परिवार होता है, जो है कंबाइन जो परिवार होता है, मतलब संयुक्त परिवार, एकल परिवार के बारे में पढ़ाना है। अब उसको क्या करेंगे, वो जाकर समुदाय के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, अपने परिवार का उदाहरण लेके पढ़ाएंगे कि तुम्हारा परिवार कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, ये सारे जाके अगर रिलेट करके वो जाकर पढ़ाएंगे, बाहर जाकर के पढ़ाएंगे, तो वो चीज़ें बच्चा अच्छे समझेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उनको वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर देगा। ठीक है,
इस प्रकार मान लीजिए कि शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो हम लोग मान लीजिए कि उनको जू लेके चले गए, या फिर शाकाहारी पशुओं की सूची बनाओ, अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं तो बनाएंगे कि मान लीजिए बकरी है तो गाय है, भैंस है, तो क्या होगा, वो आपको देखेंगे गांव में या फिर शहर में, आपको चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, सामने देखने को मिलेगा, तो इसलिए उनको जो है वो समुदाय में देख के वो चीज़ सीख पाएंगे, ठीक है, वास्तविक जीवन से अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना। ऑप्शन बी है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। ऑप्शन सी है हमारा पाठचर्या से बाहर जाना। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी काम नहीं कर रहा, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। अब देखिए कैसे समझेंगे, इसको समझते हैं। मान लीजिए ईवीएस जो है, इसमें विद्यालय के जीवन को कक्षा से बाहर जोड़ने का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब है बाकी सारे तो ठीक है, लेकिन पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने, पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ दी हैं वो तो दी हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों से हम लोग, उससे बाहर निकल के हम लोग बाहर की चीज़ों से रिलेट करके हम लोग पढ़ाएंगे, यही इसका अर्थ है, बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी वास्तविक जीवन डेली लाइफ से जोड़ना हमारे, ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ऑप्शन सी है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, परिवार की परिभाषा गलत है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है शिक्षा अधिगम अधिगम दृष्टिकोण जो है वो समावेशी नहीं है, ठीक है। समावेशी मतलब यानी कि आपको सबको समान रूप से लेके चलना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी दृष्टिकोण नहीं है शिक्षण अधिगम का। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए कि बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, लेकिन दादा दादी अन्य रिश्तेदार वगैरह ये एक विस्तारित परिवार है। इसके बाद ये चीज़ें आपको जो है समावेशी मतलब सबको एक समान दृष्टिकोण से देखने का, ये चीज़ें नहीं है। आपको पढ़ाने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, ठीक है। अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में तो कौन सा सबको साथ लेके चलने का, ये पिछले प्रश्न का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? ऑप्शन है चित्र पढ़ना। ऑप्शन बी है फील्ड भ्रमण। ऑप्शन सी है श्यामपट्ट का उपयोग। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी जो है गतिविधि का उदाहरण ईवीएस की कक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह ऑप्शन एकीकृत है। ऑप्शन बी समावेशी है। ऑप्शन सी विषयगत है। ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा लास्ट प्रश्न, बाकी के प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन्हीं दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऑप्शन बी है, ऑप्शन इन दिनों जो है बच्चे नहीं देखते, ये चीज़ है। ऑप्शन बी है सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के लिए पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है कि पशुपालन आजीविका अच्छा स्रोत है। ऑप्शन डी है यह एक अवैध कार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सब देखिए सपेरा पे जो पाठ है उसका उद्देश्य क्या है? कभी ये नहीं है कि पशुपालन खराब चीज़ है या फायदा है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए नहीं। ये है कि सपेरे जो है सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएं,
और जो है उन्हें जो है आजीविका से वंचित करने से पहले उसका जो है विकल्प उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे जो है उनका जो है रोजगार भी ना छूटे, वो आजीविका से वंचित भी ना हो, और जो है सांपों को भी नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि सांपों की संख्या भी सीमित हो गई है, कम होती जा रही है, वैसे पर्यावरण को जो है नुकसान होगा। ठीक है, इसके बारे में बच्चों को जागरूक करना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ईवीएस के ही बाकी के 15 प्रश्नों को लेके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।